आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के इतिहास की। आज ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है और संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल जिसे सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में आज जाना जाता है, उसका इतिहास क्या रहा, उसका विकास कैसे हुआ, वह किन किन संस्थाओं से होती हुई आज इस रूप में हमारे सामने है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का इतिहास 11वीं और 12वीं सदी के नॉर्मन राजाओं के शासनकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। नॉर्मन राजा वो प्रारंभिक राजा थे जिन्होंने जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से या जनता में सम्मान प्राप्त व्यक्तियों के माध्यम से कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। और इस क्रम में नॉर्मन राजाओं ने जो सबसे पहली संस्था बनाई, जिसे सामान्यतः हम महान परिषद के नाम से जानते हैं। महान परिषद शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह इतिहास में ऐसी प्रथम औपचारिक संस्था थी जिसमें राजा समाज के वरिष्ठ लोगों से परामर्श लेकर, ऐसे लोग जो समाज में लोगों के बीच रहते थे, वे सामाजिक आर्थिक रूप से उच्च वर्ग के लोग थे, वे राज्य के उच्च पदों पर बैठे हुए नौकरशाह लोग थे या चर्च के पादरी लोग थे। इन सबसे मिलकर एक संस्था राजा ने बनाया और इस संस्था से परामर्श लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसीलिए इसे महान परिषद कहा जाता है क्योंकि वह समाज के उच्च और कुलीन वर्ग की एक संस्था थी। यह पूर्णतः एक सलाहकारी संस्था थी, एक ऐसी संस्था जिससे राजा तब सलाह लेता था जब किसी नए कानून का निर्माण करना होता था या फिर कोई नया कर लगाना रहता था। इस संस्था की राजा वर्ष में 3 बार बैठक बुलाता था और उन्हीं बैठकों में नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में परिवर्तन करने या नए प्रकार का कर लगाने या पुराने कर की दरों में बदलाव आदि संबंधी कानून बनाए जाते थे या आदि संबंधी निर्णय लिए जाते थे। इसी महान परिषद के कुछ ऐसे सदस्य थे जो राजा के बहुत करीब हुआ करते थे। यद्यपि महान परिषद में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो राज परिवार के बहुत ही करीब और घनिष्ठ थे। आगे चलकर 14वीं 15वीं शताब्दी तक आते आते राजा उन लोगों से परामर्श लेने लगा जो महान परिषद के सदस्य तो थे, लेकिन उसके बहुत ही विश्वस्त थे, बहुत ही करीब थे। अब वह महान परिषद के सभी सदस्यों से मिलकर विचार विमर्श करके कानून बनाने या कर लगाने या नई घोषणाएं करने या नए प्रकार के नियम बनाने या नए निर्णय करने पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि उस छोटे से समूह पर विश्वास करने लगा जो महान परिषद के उन सदस्यों से बनी थी जिसका राजा की नज़र में विशेष महत्व था या जिन्हें राजा इस योग्य समझता था कि वे राजा को परामर्श दे सकें। इसी छोटी परिषद को लघु परिषद या क्यूरिया रेजिस कहा गया। क्यूरिया रेजिस संख्या में कम सदस्यों की एक संस्था थी और कम सदस्यों की संस्था होने के कारण राजा को इससे परामर्श लेने में, इससे अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। यद्यपि यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की निकाय नहीं थी, हाँ, लेकिन राजा के विश्वस्त लोगों की निकाय अवश्य थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते क्यूरिया रेजिस के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई और वह उतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उन सबसे परामर्श लेना संभव नहीं रहा। तब उसने इसी क्यूरिया रेजिस के कुछ सदस्यों को छांट करके या उन्हें फिल्टर करके एक अलग प्रकार की संस्था बनाई जिसे हम प्रीवी काउंसिल के नाम से जानते हैं। प्रीवी काउंसिल में वे लोग थे जिन्हें राजा इस योग्य समझता था कि वे राजा द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में सार्थक हस्तक्षेप कर सकें या राजा को ऐसे सुझाव दे सकें जो राज्य के हित में हैं। प्रीवी काउंसिल के लोग राजा के द्वारा नियुक्त होते थे, समाज के उच्च और कुलीन वर्गों से होते थे और ये राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। संसद जो कि उन दिनों संस्था के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसके प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि संसद को प्रीवी काउंसिल के सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार था। लेकिन यह भी सत्य है कि संसद जिन सदस्यों को हटा
यदि हटाती थी तो उन सदस्यों को पुनः पद पर प्रतिष्ठित करने या पुनः प्रिवी काउंसिल में वापस लेने का अधिकार राजा को था। तो इस प्रकार प्रिवी काउंसिल में ऐसे लोग थे जो पूरी तरीके से राजा की कृपा पर निर्भर थे, राजा के प्रति उत्तरदायी थे और इन पर किसी भी प्रकार के लोक नियंत्रण का अभाव था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रिवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जैसे कि कभी क्यूरिया रेजिस के सदस्यों की संख्या बढ़ चली थी। अब प्रिवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने से राजा के लिए उन सभी से सलाह लेकर कार्य करना संभव नहीं था। अतः उसने 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते प्रिवी काउंसिल के एक छोटे से ग्रुप या एक छोटे से समूह से सलाह लेकर अपना निर्णय करने का काम करने लगा। वह उस छोटे समूह से सलाह लेने लगा जिन्हें वह इस योग्य समझता था और जो शासन कार्य का एक लंबा अनुभव रखते थे। प्रारंभ में राजा, जिसका नाम चार्ल्स द्वितीय था, उसने अपने कमरे में या केबिन में 5 से कुछ अधिक सदस्यों को बुलाना प्रारंभ किया। शुरू में उनकी संख्या 5 थी, आगे चलकर वह संख्या 5 से बढ़ गई। जिन 5 सदस्यों को सबसे पहली बार चार्ल्स द्वितीय द्वारा अपने केबिन में बुलाकर परामर्श लिया गया, उन सदस्यों के नाम थे क्लिफोर्ड, एस्ले, बकिंघम, आर्लिंगटन और लाडरवेल। इन सभी के प्रथम नामों को मिलाकर जो एक्रोनिम्स बनता है वह है CABAL, कबाल। यह कबाल ब्रिटेन की प्रारंभिक मंत्रिमंडल थी, ऐसा माना जाता है। चूंकि ब्रिटेन का पूरा संविधान विकास का परिणाम है, संयोग का परिणाम है, इसलिए यह भी एक संयोग की ही बात थी कि जिस केबिन में बुलाकर राजा उन 5 सदस्यों से परामर्श करता था, उसी केबिन शब्द से आगे चलकर कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई। राजा द्वारा केबिन में बुलाकर जिन सदस्यों से परामर्श लिया जाता था, वे लोग भी संसद के प्रति या जनता के प्रति किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि इनका उत्तरदायित्व राजा के प्रति था। राजा के प्रति इस उत्तरदायित्व की भावना को आगे चलकर बड़ी ठेस लगी जब 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और विलियम और मेरी को राजा और रानी बना दिया गया और इंग्लैंड के राजा को हटा दिया गया और नीदरलैंड के विलियम और मेरी को राजा और रानी बनाया गया। तब यह सिद्धांत स्वीकृत किया गया। यह सिद्धांत पहली बार प्रचलन में आया। इसे भी एक संयोग का ही परिणाम कहेंगे कि यह माना जाने लगा कि जिन लोगों से राजा परामर्श लेता है उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक यही वह बिंदु है जब ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रचलन में आया, जो आज संसदीय लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। मंत्रिमंडल के उद्गम से प्रिवी काउंसिल का महत्व तो कम हुआ, लेकिन आज भी एक संस्था के रूप में प्रिवी काउंसिल विद्यमान है। ब्रिटेन में आज भी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वे प्रिवी काउंसिल के सामने ही पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों को पहले प्रिवी काउंसिल का सदस्य होना पड़ता है, फिर वे मंत्रिमंडल के सदस्य लिए जाते हैं। प्रिवी काउंसिल की सदस्यता आजीवन होती है और मंत्रिमंडल की सदस्यता अस्थायी होती है। आज भी ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल विद्यमान है। उसकी प्रतिवर्ष बैठकें होती हैं। यह एक अलग बात है कि अब उसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन फिर भी एक संस्था के रूप में और मंत्रिमंडल को जन्म देने वाली संस्था के रूप में वह आज भी ब्रिटेन में है। 18वीं शताब्दी के अंत में जब ब्रिटेन में जॉर्ज प्रथम राजा बने तो ये जर्मन प्रिंस थे। इनको अंग्रेजी नहीं आती थी। अब प्रश्न हुआ कि जर्मन प्रिंस हैं, जर्मन भाषा आती है और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्हें जर्मन भाषा नहीं आती, राजा अंग्रेजी नहीं समझता। तब उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों की अध्यक्षता के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया और वह व्यक्ति रॉबर्ट वालपोल थे। उनकी यह जिम्मेदारी थी कि वे जाएं और उन सदस्यों का, जिन्हें मंत्रिमंडल के सदस्य कहते हैं, उनकी बैठकों की अध्यक्षता करें, वहाँ जो निर्णय हुए हों उससे राजा को अवगत कराएं और उन निर्णयों के संदर्भ में राजा का क्या मत है, राजा के मत से उन सदस्यों को अवगत कराएं। तो इस प्रकार पहली बार ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने का दायित्व रॉबर्ट वालपोल को सौंपा गया।
इसलिए माना जाता है कि रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह भी एक संयोग का ही परिणाम है कि ब्रिटेन में राजा को इंग्लिश नहीं आती थी और वह जर्मन भाषा भाषी था, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री के पद का परिस्थिति जन्य विकास हुआ। उसकी आवश्यकता पड़ी कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की अध्यक्षता कौन करेगा, और इस तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का प्रारंभ होता है। रॉबर्ट वालपोल ने हमेशा इस बात का प्रयास किया कि जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी रहे, और मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर रहे जब तक कि उसका बहुमत हो। लेकिन 1747 में जब रॉबर्ट वालपोल को लगा कि उनके मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत नहीं है, तो उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक वहीं इसी बिंदु पर यह बात भी संसदीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में स्थापित हो जाती है कि यदि मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत नहीं है तो उसे पद त्याग देना चाहिए और फिर नए चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। रॉबर्ट वालपोल ने अपने कार्यों से, अपने जिम्मेदारियों से यह सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राजा के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह सारी बातें, चाहे वह मंत्रिमंडल का अस्तित्व में आना हो, चाहे प्रधानमंत्री पद का उदय हो, मंत्रिमंडल का तभी तक पद पर बने रहना हो जब तक कि उसका सदन में बहुमत हो, या मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यह सारी बातें ब्रिटेन में परंपराओं के द्वारा 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में और अधिक समृद्ध और पुष्ट होती गईं। और आज पूरी दुनिया में जब भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र की बात की जाती है तो उसका महत्वपूर्ण सूत्र यही दिया जाता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो और वह तब तक पद पर बना रहे जब तक कि सदन का उसमें विश्वास हो। यद्यपि आगे चलकर 1760 में जब जॉर्ज तृतीय राजा बने तो उन्होंने अपनी कुछ स्वेच्छाचारिता करने का प्रयास किया और राजा रूपी संस्था को और भी अधिक मजबूत करने का प्रयास किया ताकि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद की शक्तियों को कम किया जा सके। लेकिन उन्हें इस प्रयास में कोई सफलता नहीं मिली। तब से लेकर आज तक ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय इतिहास का लगभग वही सूत्र प्रचलित है जो रॉबर्ट वालपोल के समय स्थापित किया गया था। और इस प्रकार यदि ब्रिटेन के संपूर्ण मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के विकास के इतिहास पर यदि संक्षेप में दृष्टिपात किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि महान परिषद से लघु परिषद अर्थात क्यूरिया रेजिस का जन्म हुआ, क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल का जन्म हुआ, प्रिवी काउंसिल से कबाल का जन्म हुआ और कबाल से ही आगे चलकर कैबिनेट का जन्म हुआ। ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में मंत्रिमंडल रूपी संस्था पहले अस्तित्व में आई और प्रधानमंत्री के पद का निर्माण बाद में हुआ। आज संसदीय प्रणाली में जो उत्तरदायित्व की बात की जाती है, इसीलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है, उसे नक्षत्रों में चंद्रमा कहा जाता है, वह पूरे कैबिनेट का आधार बन जाता है। ऐसा केवल इसलिए कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का जो विकास हुआ और प्रारंभ में रॉबर्ट वालपोल ने उसे जैसा स्वरूप दिया, वह आज संसदीय लोकतंत्र की एक स्थापित धरोहर है। और आज भी पूरे दुनिया के संसदीय लोकतंत्र उसी प्रतिमान के सहारे अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने और उसे और भी अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।